एक छोटी बच्ची नदी से पानी का घूंट लेती है। यह नदी उनके जीवन का स्रोत है, उनके लिए पानी का एकमात्र स्रोत है। लेकिन जल्द ही उसकी चेतना धुंधली हो गई और फिर वह बेहोश हो गई। छोटी बच्ची उल्टी करती रही और उसके बगल वाली माँ का रोना बंद नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सुबह उसकी बेटी स्वस्थ क्यों थी लेकिन बीमार पड़ गई। उन्होंने जादुई पानी बच्चे के मुंह में डाला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाई बहुत परेशान है। उन्होंने एक पेड़ की टहनी उठाई, फिर लड़की पर जादू किया। अंत में निष्कर्ष निकाले, नदी भगवान प्रेतवाधित है। हमें माफी मांगने के लिए उसकी बलि देने की जरूरत है। इसलिए जनजाति ने लोगों को पालकी ले जाने और पहाड़ की तलहटी में बलि देने के लिए भेजा। इस बिंदु पर उसका भाई सोचता है कि वह शापित नहीं है। यदि नदी देवता शाप देना चाहते हैं तो नदी देवता पूरे गोत्र को डुबो देंगे। लेकिन हर छोटी लड़की का काम पूरा नहीं होता। मोरक्को अपनी बहन को वापस ले जाता है। मोरक्को अपनी बहन को गर्म करने के लिए अपने हाथ रगड़ती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह बेबस होकर रोया, कृपया मेरी बहन को जगाओ। दूर से एक बड़ी नाव की आवाज आई। आधुनिक कपड़ों में एक लड़की किनारे पर धुल गई। मोरक्को इंतजार कर रहा है। उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करने की जरूरत है। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। अजनबी इस जगह को नहीं ढूंढ सकते। मलिंडा ने छोटी लड़की को देखा। उसने समझाया वह उनकी मदद करने के लिए यहाँ आई थी। मलिंडा आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन मोरक्को ने उसे रोक दिया। उसने यह कहते हुए गोलियों का एक डिब्बा निकाला कि यह उसकी मदद कर सकता है। मोरक्को ने पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं था और इसे मलिंडा को वापस फेंक दिया। वहाँ चले जाओ। मलिंडा ने छोटी लड़की को इंजेक्शन लगाने के लिए एक सुई निकाली, लेकिन अब मोरक्को में तनातनी शुरू हो गई है। मलिंडा ने खुद को एक प्री इंजेक्शन दिया। यह देखकर कि मलिंडा ठीक है, मोरक्को ने उसे अपनी बहन को इंजेक्शन लगाने दिया। कुछ देर बाद लड़की बोली। मोरक्को बहुत खुश है। मलिंडा ने मोरक्को से कहा कि अगर वह अपनी बहन को ठीक होने देना चाहती है तो उसे अस्पताल ले जाना होगा। मोरक्को अपनी जनजाति दिखाता है, लेकिन पितृपक्ष गुस्से में था। वह उनके लालच को समझ गया। अगर कोई लाभ नहीं होता तो वे कभी भी कबीले की मदद नहीं कर पाते। मलिंडा ने समझाया, क्योंकि निर्माण स्थल से जहरीले पदार्थ निकलते थे, उनके जीवन को गंभीर खतरा था। अगर नदी की सफाई नहीं हुई तो पूरा कबीला बीमार पड़ जाएगा। अगर वह मान जाती है तो वह नदी की सफाई के लिए किसी को भेज देगी। लेकिन पितृपक्ष ने मना कर दिया। घर जाओ, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह एक महिला है, हम महिलाओं को छूना नहीं चाहते। नदी भगवान हमारे हैं, हम अपना ख्याल रखते हैं। कहाँ हो, उसे ले जाओ। मलिंडा ने मोरक्को को एक पोस्टकार्ड दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर वह अपनी बहन को बचाना चाहता है तो उसे फोन करे। लेकिन यह नदी मानव निर्मित कचरा है, क्योंकि इस भूमि में खनिज संसाधन है और मलिंडा भी उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मोरक्को एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहा है। वह मूल रूप से जनजाति के सदस्य थे। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहते थे। जब वह पहली बार शहर आया तो उसे हर चीज के बारे में अजीब लगा। लगभग एक मोटरबाइक ने टक्कर मार दी, क्योंकि वह अपनी बहन को ठीक करने के लिए आधी रात में उसे अपने साथ ले गया। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि डॉक्टर कैसे ढूंढा जाए। लेकिन उसने पुलिस को आकर्षित किया। पुलिस के सामने उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। पुलिस ने लड़की को ले जाने का आदेश दिया। मोरक्को ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। उन्होंने उसे अपहरणकर्ता समझकर उसका पीछा किया। मोरक्को प्रदर्शनी के लिए चलता है, जिसे उसकी जनजाति की तरह सजाया गया है। अब मोरक्को लौटना चाहता है। उसने अपनी बहन को टोकरी में रखा, फिर धनुष बांध लिया। मोरक्को को नहीं पता था कि उसके सामने पुलिस का क्या मतलब है। उसने कार्रवाई की, लेकिन उसकी बहन ने उसे वापस बुला लिया। मोरक्को खुश है। इस समय अधिक से अधिक पुलिस दिखाई दी। मोरक्को को पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों भाई अलग हो गए। बेशक पुलिस ने उसे आसानी से नहीं छोड़ा, लेकिन वैसे भी मोरक्को ने अपना मुंह नहीं खोला। उल्टे उन्होंने पुलिस को फटकार तक लगा दी। पुलिस ने पोस्टकार्ड देखा और मलिंडा से संपर्क किया। मलिंडा ने कहा कि उस व्यक्ति का नाम मरोकन था। वे सुरक्षा की जरूरत में एक जनजाति से आते हैं। कानून के मुताबिक दोनों चचेरे भाई बहनों को नहीं संभाला जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें माफ नहीं किया। इस बिंदु पर एक अपंग आदमी दिखाई दिया। मलिंडा फोन करने के लिए बाहर चली गई, लेकिन वह आदमी मोरक्को की ओर देख रहा था। यह शख्स आदिवासी कल्याण केंद्र चला रहा है। खोज जारी रखने के लिए उपहार वाले बच्चे को चुने। अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन्हें तत्काल पूरा करने की आवश्यकता है, इसलिए मोरक्को उनका निशाना बना। वह मदद के लिए मलिंडा के पास गया। वह मोरक्को को वापस खरीदने के लिए 2 मिलियन का उपयोग करेगा। बहन को ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन रहने की जरूरत है। मार्क ने कहा कि वह मोरक्को के लिए काम करने के मौके तैयार करेंगे।
फिर उन्होंने मोरक्को को मैदान में उतारा। फिलहाल कुछ तीरंदाज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह आदिवासी कल्याण सहयोग है। साथ ही जनजाति के प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ लाया जाएगा। रहने की लागत सरकार प्रदान करेगी। मोरक्को ने तीरंदाजों को देखा, मदद करने में असमर्थ लेकिन खुजली महसूस हुई। मार्क उसे उस कमरे में ले गया जहाँ वह अगले कुछ दिनों तक रहेगा। शहर में सब कुछ उसके लिए नया था, यहाँ तक कि वह शीशा भी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मार्क ने उसे बिजली के उपकरणों का उपयोग करना सिखाया, लेकिन जब मार्क को संदेश मिला तो वह चला गया। मोरक्को सो नहीं सका और ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया। किसी व्यक्ति की छाया के बिना मोरक्को उत्सुकता से यह देखने के लिए निकला कि धनुष कहाँ गिरा था। उसने परीक्षण करने के लिए धनुष और बाण उठाया, फिर धनुष की डोरी को बाहर निकाला। इस बिंदु पर कोच ने पूछा कि धनुष की शूटिंग कौन कर रहा है। मोरक्को भाग गया। सामने का नजारा देखकर कोच अवाक रह गए। आदमी अरबपति है, लेकिन हाल ही में मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन पेशाब में खून आ गया। इसके अलावा एक नक्सीर है। इससे वह डर गया, लेकिन उसके सहायक ने उसे अच्छी खबर दी। पास की एक जनजाति में उन्होंने एक दुर्लभ संसाधन की खोज की। यहाँ की संपत्ति से भारत की आधी संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन यह जनजाति एक संरक्षित स्थान है। उस व्यक्ति ने जनजाति से संपर्क किया। उम्मीद है कि कुलपति उसे अंदर जाने के लिए सहमत होंगे, लेकिन कुलपति ने साफ मना कर दिया। इसलिए उन्होंने नदी में गंदगी डाली, फिर मलिंडा को लोगों की जांच करने के लिए यहाँ भेजा। उन्होंने झूठ बोला कि यह एक ऐसी घटना थी जिससे जल प्रदूषण हुआ। आशा है कि मलिंडा उन्हें सीवेज के उपचार के लिए अंदर आने के लिए मना लेगी। जब मलिंडा पहुंची तो उसे कुलपति ने बाहर निकाल दिया, लेकिन मोरक्को अपनी बहन की सुरक्षा के लिए जंगल से बाहर निकल आया। इलाज के बाद बहन ठीक हो गई। मोरक्को अपनी बहन को वापस ले आया। मार्क उसे रखना चाहते थे क्योंकि कोच ने उन्हें मोरक्को के टैलेंट के बारे में बताया था। यह वास्तव में एक सच्चा हत्यारा है, लेकिन मोरक्को ने मना कर दिया। यह मेरा घर नहीं है। चल कर। जनजाति ने अभी आग का अनुभव किया है। नदी का बहुत अधिक दूषित पानी पीने के कारण वे सभी गंभीर रूप से बीमार हो गए। मोरक्को अपनी बहन और मलिंडा को वापस ले आया। मलिंडा ने कहा, जब तक हर कोई उपचार प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, तब तक हर कोई ठीक हो जाएगा। स्वस्थ लड़की को लौटता देखकर कुलपति और भविष्यवक्ता मलिंडा के अनुरोध पर सहमत हुए। यहाँ अरबपति सब कुछ देखता है। डॉक्टर के मार्गदर्शन में पूरी जनजाति उपचार के स्थान पर गई। उन्हें नहीं पता कि गांव को अरबपति लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर ने सभी को अपने हथियार बाहर छोड़ने के लिए कहा और लगभग झगड़ा हो गया। सौभाग्य से मोरक्को रुक गया। सभी ने अपने हथियार डाल दिए। अरबपति को इस स्थान पर आए अधिक समय नहीं हुआ था। उसने उनसे यह भी वादा किया कि अगर वे बस चले गए तो वह उनमें से प्रत्येक के लिए एक घर बनाएगा। लेकिन कुलपति ने अपना असली चेहरा देखा। जो लोग यहाँ आए उन्होंने हमारी जमीन ही नहीं ली, लेकिन हमारे जीवन को भी लूट लिया। सही, कुलपति ने कहा कि वे सभी जंगल के संरक्षक थे। अब और समय बर्बाद मत करो। जब अरबपति चला गया था तो कुलपति ने उसे फिर से वापस बुलाया, क्योंकि धन्यवाद के रूप में पितृपक्ष उसे सिगरेट का एक पैकेट भेजेगा। कुलपति ने कहा कि अरबपति यिन का उत्सर्जन करते हैं। जैसा पितृपुरुष कहते हैं वैसा ही करो, अरबपति का खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अरबपति ने किसी को पूरी जमात को मारने की तैयारी करने का आदेश दिया। जब वह अरबपति शहर में लौटा तो उसकी फिर से नाक से खून निकला। उसने तंबाकू मुंह में डाल लिया। जरूर, खून बहना बंद हो गया। गोत्र की बेटी को मत छेड़ो। लड़की हथियारों के हाथ लग गई। इसी बीच एक तीर उड़कर सीधा उस आदमी की तरफ गया। एक आदमी धनुष बाण चलाते हुए आगे बढ़ा। हत्यारे सब आसमान में चले गए हैं। दूसरा युवक युवती को बंधक बनाना चाहता था, लेकिन युवक ने उसे दबोच लिया। उसने दूसरे आदमी को नीचे गिरा दिया। वह आदमी मोरक्को था। उस दिन की सुबह में उन्हें एक नरसंहार का सामना करना पड़ा। अरबपति सेना ने पूरे गांव को मार डाला। एक एक करके वे गिर गए। कुलपति ने मोरक्को से सभी को निकालने के लिए कहा, बस जंगल में जाओ, उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन हत्यारों ने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया, प्रत्येक शरीर पर प्रहार किया। उन्होंने जनजाति के लोगों द्वारा बैरकों पर हमला करने की कहानियां बनाई। इस बिंदु पर पितृपक्ष अधिक दूर नहीं चल सका। हालांकि पितृपक्ष ने जंगल में भागने की कोशिश की, लेकिन वह घायल हो गया था, इसलिए वे ज्यादा दूर भाग नहीं सका। उन्होंने विरोध किया। नतीजा उनके द्वारा अमानवीय दुर्व्यवहार हुआ। उसे एक पेड़ से उल्टा बांध दिया गया था। फिर उसकी आंतों को प्रकट करने के लिए उसे काटा गया। फिर वे जाने के लिए मुड़े। मोरक्को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन पितामह मर चुका था। वह पितृपक्ष को वापस गांव ले गया। पूरे गांव को बहुत पीड़ा हुई।
उन्हें समझ नहीं आता कि दुनिया इतनी क्रूर क्यों है। इस समय मलिंडा को एहसास हुआ कि उसे बदलाया गया था। जनजाति में कुछ ऐसा था जो अरबपति चाहता था, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी का नेतृत्व करने के लिए पितृसत्ता को चुनना है। लोगों ने मोरक्को को ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं इसे अपने भाई को देता हूँ, मैं बदला लूंगा। आप उन्हें यहाँ बुलाओ, हमें करने दो, मेरे लिए सही। मोरक्को ने अपना स्थान पाया। उसने प्रत्येक तीर को सही ढंग से निशाना बनाया और कुछ ही मिनटों में मारा गया। लेकिन अभी भी एक शख्स और है। उसने नेताजी को सब कुछ लौटा दिया है। नेता ने तैयारी करने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानता था कि मोरक्को शहर को मार डालेगा। मलिंडा ने मदद के लिए मार्क से संपर्क किया। मार्क सहमत है, लेकिन उनकी शर्तें हैं। मोरक्को को उन सभी को मारने की जरूरत है। वह बदला लेने के लिए मोरक्को का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ। लेकिन नेता ने कार्रवाई की है, बस मोरक्को आने का इंतजार करें। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसकी मंशा भांप ली। पुलिस पर शक न हो इसके लिए उसने कहा कि वह रिहर्सल कर रहा है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को देने को कहा। पुलिस को शक हुआ, लेकिन वह चली गई। मैनहोल का ढक्कन खोल दिया गया। नेता को घसीटकर नाली में गिरा दिया गया। मोरक्को ने मैनहोल का ढक्कन बंद कर दिया।